और चलिए लंच टाइम की शुरुआत थोड़े फिल्मी स्टाइल के साथ करते हैं और फिल्मी सफर पर सबसे पहले बात करेंगे जिसकी चर्चा, जिसका बज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है। नाम है इस फिल्म का महाअवतार नरसिम्हा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धूम मचा दी है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वैसे देखिए, आज के दौर में ना फिल्मों के लिए 100 करोड़ की कमाई कोई खास मायने तो नहीं रखती, लेकिन नरसिम्हा की कमाई इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि इस एनिमेटेड फिल्म का बजट महज 4 करोड़ है। ऐसे में नरसिम्हा ब्लॉकबस्टर भी साबित हो चुकी है। आलम यह है कि कमाई के मामले में इसके आगे सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्में भी बौनी सी साबित हो गई हैं। महाअवतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस पर हल्ला बोल। सिर्फ 10 दिन में बनाया बड़ा रिकॉर्ड। एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस वक्त एक ही नाम हर तरफ गूंज रहा है, वो है अश्विन कुमार की एनिमेटेड माइथोलॉजिकल ड्रामा मूवी महाअवतार नरसिम्हा का। ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और दर्शकों को हर बीतते दिन सरप्राइज कर रही है। पूरी तरह से एनिमेटेड होने के बावजूद ये फिल्म हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आ रही है और इसने हॉलीवुड की कई बड़ी एनिमेशन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। कांतारा के मेकर्स होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने मात्र 10 दिन के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार कर लिया है। सिर्फ 10 दिन में ये फिल्म भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। महाअवतार नरसिम्हा को रिलीज के बाद से ही दर्शक और क्रिटिक्स की तरफ से खूब सराहा जा रहा है। इस फिल्म ने पहले दिन भले ही 2 करोड़ रुपए से कम कलेक्शन किया हो, लेकिन दूसरे दिन से इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और इस मूवी ने 10वें दिन 23.4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर तहलका मचा दिया। 11वें दिन इस मूवी के जो शुरुआती आंकड़े आए उसके मुताबिक इस मूवी ने 8 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। 4 अगस्त को मेकर्स होम्बले फिल्म्स ने महाअवतार नरसिम्हा का अब तक का टोटल इंडियन ग्रॉस कलेक्शन का डेटा भी शेयर किया है। इसके मुताबिक इस फिल्म ने सिर्फ 10 दिन में 105 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड मूवी है। In Vishnu Purana it states he killed 8 crore soldiers and he destroyed 4 sabhas, assemblies, single-handedly. That is the rage of my Swami. Ugram Jwala Narasimha rage. We have only showed little. So I used to meditate, think how our Swami could do. I had limitation of budget and technology. With Prabhu's Swami Kripa, next time I will not hold back. Next time it is going to be bigger when we do Parshuram ji. साफ है, डायरेक्टर अश्विन कुमार ने लेखक जया पूर्ण दास और रुद्र प्रताप घोष के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई है जो दर्शकों को भारत के मैथोलॉजिकल पास्ट की एक रोमांचक जर्नी पर ले जाती है। अपने आकर्षक एनिमेशन और इंटेंस स्पिरिचुअल नैरेटिव के साथ महाअवतार नरसिम्हा ने कल्चरल प्राइड और स्पिरिचुअल कनेक्शन को फिर से जिंदा किया है। यह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी है जो भारतीय पौराणिक कथाओं को नए अंदाज में पेश करके हर एक का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो इस फिल्म की कामयाबी पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खुद फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार और हमारे संवाददाता अमित त्यागी। देखिए अश्विन जी, इस मूवी ने काफी अच्छी कमाई अभी तक की है, 100 करोड़ का आंकड़ा ये मूवी पार कर चुकी है। ऐसे में आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहिए कि एनिमेशन मूवी बनाने का ही सवाल आपके दिमाग में सबसे पहले क्यों आया, क्यों सोचा आपने? धन्यवाद आप सबका ये मंच देने के लिए। और एनिमेशन इसलिए क्योंकि कोई बना नहीं रहा है भारत में एनिमेशन। एक तो इंडस्ट्री विकसित होना बहुत आवश्यक है और दूसरी ज्यादा जो बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, उनको एक अतिशोक्ति उसमें बहुत आवश्यक है। और जैसे भी हम कोई एक्टर या किसी को मंच देते हैं हमारे भगवान का रोल पे, तो ऐसा होता है कि हम एक्टर की आकृति भगवान पे लगा देते हैं और भगवान की आकृति एक्टर पे लगा देते हैं और इससे दोनों का ही नुकसान होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये सारी चीजें ना रखते हुए भगवान के भाव को और भक्त के भाव वात्सल्य को सर्वोच्च रखते हुए हमने ये सोचा कि एनिमेशन बेस्ट मीडियम रहेगा जिसमें भगवान की अष्टभुजा द्वारा
हम पूरा, हमें फ्रीडम मिला जाए, पूरी लिबरेटिंग एग्जैजरेशन फ्रीडम मिला जाए, तो इसलिए ये मीडियम बिल्कुल मेरे ख्याल से सटीक बैठा। जी अश्विन, एक और सवाल है मेरा आपसे, वो ये कि ट्रेलर जब आप लोगों ने लॉन्च किया था ना, उसके नीचे जितने भी कमेंट्स थे, आई मस्ट हैव टू अप्रिशिएट कि लोगों ने इतनी अच्छी बातें लिखी हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं कि हमने यहाँ पर एक पावरफुल ब्लेंड ऑफ डिवोशन और एक्शन भी देखा है, और साथ ही साथ इस फिल्म ने जो हमें सिखाया है कल्चरल वाइज, वो हमने पहले मूवीज में मिस कर दिया। सोच क्या थी, विचार क्या था, क्योंकि डायरेक्टर का एक विजन होता है एक फिल्म को लेकर, आपका विजन क्या था? आपको लगता है कि उस पर ये खरी उतर गई है? बिल्कुल, हमारा सिर्फ सर्वोच्च एक ही विजन रहा है, एक ही सोच, कि हमारी जो पौराणिक गाथा हैं जिस प्रकार से उसको बिना खराब करे या बिना उसका मजाक उड़ाए, उसको बिल्कुल ग्लोरीफाई करके उस स्थान पर रखा जाए, लोगों को उस तरह से दिया जाए जिस तरह से ये है। इसमें आप देखेंगे हमने जितनी भी चीजें फिल्म में रखी हैं, सारे कुछ आप शास्त्र अनुसार है, शास्त्र में आप इनका वर्णन पाएंगे, या लोक कथा में जो मान्य है उसमें आप इसको पाएंगे। तो इसमें कुछ भी ऐसी चीजें आप, हाँ अतिशोक्तियां हैं, बट जो मूल सिद्धांत है उससे हमने खिलवाड़ नहीं किया। तो ये बहुत आवश्यक था हमारे लिए, क्योंकि हम भी एक हम भी भक्त हैं, प्रैक्टिसिंग वैष्णव हैं, हम वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए इष्ट है हमारे स्वामी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक था कि हम इस परंपरा को इसी तरह इसका दुनिया के पास, दुनिया के लोगों के मन चेतन में, हृदय में इसका उजागर करें। बिल्कुल अश्विन, और यही वजह रही कि लोगों को ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास मैं लौटूंगी। अमित देखिए, आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, आप इस मूवी की सक्सेस का श्रेय किसको देंगे? क्या ऑडियंस का बदलता जो टेस्ट है उसको कहें, या फिर ये जो मूवी की स्टोरी लाइन है वो इसकी वजह से सक्सेसफुल हुई, क्या रहा? कि मैं कहूंगा कि इसका श्रेय हमें अपने भारत की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा उसको देना चाहेंगे, बिकॉज इट्स अ टोटली मेड इन इंडिया मूवी। एंड आई थिंक कि इंडिया वालों को आप इंडिया की चीज ही दिखाओ। अब तक हमें वेस्ट के सब ग्राफिक्स और एनिमेशन और एआई दिख रहा था, बट दिस इज टोटली मेड इन इंडिया। एंड आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू अश्विन और इनकी पूरी टीम को कि उन्होंने भारतवासियों को भारत की ही चीज दिखाई। यू नो, भक्त प्रहलाद की जो कॉन्सेप्ट 1950 से जब से सिनेमा की शुरुआत हुई थी, भक्त प्रहलाद, हरुणा कश्यप पे फिल्में बन रही थी, लेकिन धीरे धीरे हम खोते चले गए, हम बाहर की तरफ देखने लगे। आई थिंक ये एक इट्स वेकअप कॉल कि हमारे देश में इतनी कहानियां हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं, क्यों हम कॉपी करते हैं, क्यों अडेप्ट करते हैं। हमारे देश की कहानियों को, पौराणिक गाथाओं में हमारा इंडिया इतना विशाल है, हमारा भारत इतना कुछ कहानियों का भंडार है। और आई थिंक इस फिल्म से प्रूव हो गया कि कहानियां अपने देश की बनाओ, अपने देशवासियों के लिए, जो देश भी देखेगा और देश के बाहर भी लोग देखेंगे, जिसके लिए भारत हमारा देश जाना जाता है। आई थिंक दिस फिल्म प्रूव्स दैट। बिल्कुल। अमित, आपका आंसर सुन के अश्विन के चेहरे पर स्माइल जो है ना वो जा नहीं रही है, गुड न्यूज़ वाली स्माइल इनके चेहरे पे है। अश्विन, सवाल मेरा यही है, देखिए माइथोलॉजिकल फिल्म्स के अश्विन, आई एम श्योर कि आप डायरेक्टर हैं, आप बेहतर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं दर्शकों को और हमें कि माइथोलॉजिकल फिल्म्स बनाने में आई एम श्योर कि ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा रिसर्च जाता है, ज़्यादा टाइम पीरियड डिवोट किया जाता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल सिनेमा। कितना वक्त लगा, कितना डिवोशन था, और क्या कुछ सोच थी इसके पीछे कि ये प्रोजेक्ट जब आएगा तो एक रिलेटेबिलिटी होगी ऑडियंस के साथ, तभी वो अडेप्ट कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी, मेरे अनुसार ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी हिस्ट्री है, हमारा पुराण है, हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों की ये कहानियां हैं। तो सबसे पहले तो ये भाव रखते हुए इसको हमने अप्रोच किया है। और दूसरी चीज ये कि इसमें बहुत तपस्या गई है, क्योंकि एनिमेशन एक रेगुलर मीडियम से ज्यादा कठिन मीडियम है, क्योंकि इसमें हर एक सेकंड के अंदर 24 फोटोज होती हैं, आप इस तरह से समझिए, और एक फोटो को बनाने के लिए हमको हफ्ते से 2 हफ्ते लगते हैं। और उस प्रकार से आप 1 सेकंड बनाते हैं, 10 सेकंड बनाते हैं, 30 सेकंड बनाते हैं, एक मिनट के बाद अगर आपको पसंद नहीं आया, आपको दोबारा सारा कुछ रिपीट करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, काफी कठिन जटिल जर्नी है इसको बनाना। बट हमें ये था कि क्योंकि ये कोई है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को करना नहीं चाहिए। अब ये समय आ गया है, हम बाहर की चीजें देखते हैं, मार्वल इसी देखते हैं। अब समय आ गया कि भारत अपने जितना भी पुरुषार्थ है एनिमेशन का, आर्ट का, उसको उजागर करे। और सारी हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे भारत से ही हैं, हमने कुछ भी काम बाहर नहीं दिया। हमारा स्टूडियो यहाँ खुद नेटिव स्टूडियो है, इंडिजिनियस स्टूडियो है, और हमारा यही पुरुषार्थ है कि हम ऐसी ही कथाएं, लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, जैसे अमित भाई ने बताया, लेकर के आते ही रहेंगे जब तक, क्योंकि हमारे सारा जीवन खत्म हो जाएगा तभी भी कहानी खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो अश्विन, अगला प्रोजेक्ट आपका क्या होने वाला है? आने वाले समय में कैसी फिल्में आप दिखाने वाले हैं? अरे वाह,
अभी अगला है हमारा महाअवतार परशुराम, उसकी तैयारी अभी जोरों शोरों से शुरू हो गई है और वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल में जाएगी, क्योंकि हमें भी पता है महाअवतार नरसिम्हा लोग बहुत सराह रहे हैं। मुझे बहुत बहुत भावुक हूं मैं, जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत प्रेम आप लोग दे रहे हैं, ये चैनल पे भी बुला रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव। बट इसमें भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बजट की कमियां थी, लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। तो वी विल, हम और भी बेहतर करेंगे और करते जाएंगे जब तक हम एक इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड भारत का उतना ही होगा जिस प्रकार से यूएस का या जापान का होता है। दैट इज आवर। अश्विन, बकल अप, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपसे अब बहुत ज़्यादा होने वाली हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर। अमित, अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू कैन आस्क हिम। फिर से बताइए। अमित 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 हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपको अगर कोई सवाल पूछना है अश्विन से तो आप पूछ सकते हैं। अश्विन, कंपटीशन आपका मतलब जो हमारी ऑडियंस है, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी, और उनको आपने कहा कि उनको बांधना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो कितना आपको भरोसा था और आपने कितनी कन्विक्शन के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया कि आज जैसे सैयारा के साथ कॉम्पीट कर रही है। आई थिंक 2025 में एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि फिल्में बहुत अच्छा कर रही है। एक सैयारा जहां ह्यूमन इमोशन से डूबी हुई रोमांटिक फिल्म है, एंड कंपेयर टू दिस फिल्म, सो हाउ डू यू सी दीज टू प्रोजेक्ट्स एंड अ गुड एक न्यूज जो सिनेमा की आ रही है उसके बारे में क्या है? बहुत सुंदर सवाल है अमित भाई आपका। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कुछ इमोशंस है जो यूनिवर्सल है। जैसे लव हमको पता है यूनिवर्सल है, उसी प्रकार से फेथ एक इमोशन है जो बहुत यूनिवर्सल इमोशन है, और हम सब उससे जूझते हैं। तो ये सबकी पर्सनल स्टोरी बन जाती है। एनिमेशन सिर्फ एक मीडियम है, लेकिन अगर उसको सही से दर्शाया गया, जैसे हमने प्रयास करा, जिसमें हमारे जितनी भी जो वो आत्मा को झंझोड़ देती है, तो इसमें मैं खासा अपना क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। इसमें तीन लोगों को खास क्रेडिट जाता है। एक तो हमारे प्रोड्यूसर शिल्पा, जिन्होंने इन्वेस्ट करा इस पे शुरू से, इसको लेकर के चली। अपार ग्रुप, हुम्बाले ग्रुप, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़कर इसको सहराया। और भारत के लोग जो इस पुरानी कथाओं को, लोक कथाओं को आज भी जानना चाहते हैं, ये उनकी जीत है। ये पिक्चर मेरी नहीं है, ये भारत की पिक्चर है, भारत के लोगों की पिक्चर है। और यही मंशा रख करके ही हमने को आगे चलना है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं कंपटीशन नहीं देखता, मैं बस ये देखता हूँ कि ऐसी क्या इमोशंस हैं, ऐसी क्या कथाएं हैं जो हमको एक करती हैं। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट व्यू। जो ये लो बजट हाई सक्सेस स्टोरी रही, तो ऐसे में इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो और इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या कोई भी जो फिल्म बनाने का सोच रहे हैं या जो अभी तक बनाते आ रहे हैं, उससे आप क्या इससे इम्पैक्ट देना चाहेंगे? देखिए, हम वही देश हैं जिसने चंद्रयान बना डाला है कम बजट में, है कि नहीं? तो ये तो बस एक पिक्चर है। तो हमारे पास भारत में एक जितने भी भगवान आए हैं, उन्होंने एक नए नए तरीके इजाद करके असुरों का वध किया है, जो सिस्टम को तोड़ के एक प्रकार से। इसी कथा में भी आप देखेंगे नरसिंह भगवान ने किस प्रकार से एक ऐसा अद्भुत स्वरूप धारण करा, हिरण्यकश्यप के वरदान को तोड़ करके उसको फाड़ दिया। तो इसी प्रकार से हम भारतवासी हैं, हमारा देश ऐसा है कि हम रास्ता निकाल लेते हैं, रास्ते खोज लेते हैं। तो चाहे बजट कितना भी हो, मुझे नहीं लगता बजट कंस्ट्रेंट है। हम अपने रास्ते खुद ढूंढें, रास्ते खुद बनाएं, बस बेड़ा उठाने की देर है, तो हम तो दुनिया ही जीत लेंगे, भारतवर्ष है ही। बिल्कुल। अश्विन, एक चीज़ बताइए, जब भी फिल्म को हम देखते हैं, किसी भी फिल्म की हम बात करते हैं, वीएफएक्स या एनिमेशन जब उसमें यूज़ हो जाता है, कितना ऐड ऑन वो फ्लेवर हो जाता है ऑडियंस के लिए? क्योंकि साउथ की फिल्में देखें या हॉलीवुड की तरफ जाएं, वहाँ तो बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ें हम देखते आए हैं। अभी इंडियन ऑडियंस को ये चीज़ें अडेप्ट करने में आपको लगता है कि दे आर रेडी फॉर इट? यस, नाउ दे आर रेडी, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहा है भारत की ऑडियंस। भारत सबसे बड़ा एक थिंक कंजम्पशन ऑडियंस है फॉर कंटेंट। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इसके बारे में। तो लेकिन इससे बहुत सारा इंटरनेशनल टेस्ट भी डेवलप हो रहा है, एस्थेटिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो आप उनको एक लो ग्रेड, लो स्टैंडर्ड चीजें परोस नहीं कर सकते। आप उनको लो क्वालिटी फिल्म, क्वालिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ विजुअल क्वालिटी बट स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी, आप उनको कम तरीके से नहीं दे सकते। आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एंड इट इज अ कंपटीशन उस सेंस में सोच सकते हैं। बट अगर आपकी स्टोरी में दम है, आपकी कैरेक्टर में दम है, आपकी शैली में दम है, तो फिर क्यों नहीं चलेगी? तो देखिए, जी बोलिए। अश्विन, मैं जानना चाहूंगा एक सवाल मेरी तरफ से। ये वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे याद है 1975 में जब जय संतोषी माँ होती तो लोगों ने चप्पल बाहर उतार कर अंदर वो मंदिर की तरह देखने गए थे। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ वीडियो देखे जहां लोग बाहर चप्पल उतार के फिल्म देखने गए। तो क्या ये सच है? वही धार्मिक भावना जो जय संतोषी माँ ने 1970s में जगाई थी, वो इस फिल्म में जग रही है, और कई थिएटर्स में लोगों ने एक्चुअली चप्पलें बाहर उतारी और अंदर
वो प्रभु के दर्शन करने गए। तो अश्विन, इस बारे में थोड़ा बताएं। इंटरनेट का जमाना है, अलग अलग वीडियोस वायरल होते रहते हैं। ये भारत की आस्था है जो आप देख रहे हैं, जो रग रग में दौड़ती है, जो हम भूल गए हैं, भूलने जा रहे हैं। ये सब प्रभु की लीला है, डायरेक्ट ठाकुर जी की लीला है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, जब हमारा नरसिंह भगवान धाड़ते हैं तब पहले वो स्तंभ फाड़ के आए थे, अब देखिए थिएटर फाड़ के आ रहे हैं। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भगवान है, तो दिस इज व्हाट ही सपोज टू डू, वो वही कर रहे हैं। और जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा भाव पूर्ण से देख रहे हैं। कितने इतने सुंदर सुंदर वीडियोज आ रहे हैं मेरे पास। लोग कीर्तन कर रहे हैं, चप्पल उतार रहे हैं, भगवान जब आ रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों के आंखों में अश्रु है। ये है भारत। बिल्कुल। चलिए अश्विन बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विन, यही कहूंगी कि अभी तक मूवी हमने देखी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आप इतनी सारी बातें हो गई है ना, इतना अच्छा फीडबैक, अप्रिसिएशन मिल रहा है कि इस वीकेंड पे जाएंगे जरूर बुक करके। मैं प्रार्थना आप लोगों को टिकट मिल जाए। हाँ, वही चक्कर हो रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए अश्विन, और अमित आपका भी धन्यवाद। तो अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। रायपुर में कुछ दिनों पहले जब नरसिम्हा फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तो वहां इस्कॉन से जुड़े तमाम भक्तों ने सिनेमा हॉल में ही कीर्तन शुरू कर दिया। इस्कॉन के 277 एक साथ ये फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे ये लोग, और पारंपरिक पोशाक और तिलक लगाकर पहुंचे ये भक्त भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। 25 जुलाई को रिलीज हुई ये फिल्म अब लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड में काम करने पर पूरी तरह से बैन लगाया है, जिसका बॉलीवुड ने स्वागत किया। अब जॉन अब्राहम ने भी इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। जॉन ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके लिए देश सबसे पहले है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जब एक सोल्जर किसी दूसरे सोल्जर को मारता है तो बात देश की होती है, लेकिन जब एक टेररिस्ट किसी मासूम की जान लेता है तो बात बहुत पर्सनल हो जाती है। पर्दे पर अदाकारी हो या असल जिंदगी, देशभक्ति जॉन अब्राहम की रगों में बहती है। इस बात की गवाही उनकी फिल्में तो देती ही रही हैं। फिर चाहे वो सच्ची घटना पर आधारित डिप्लोमैट हो, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में कार्यरत एक ऐसे भारतीय राजनयिक की भूमिका निभाई है जो वहां फंसी एक भारतीय महिला को देश वापस लाने में मदद करता है, या फिर सत्यमेव जयते जैसी कोई फिक्शन फिल्म जिसमें वो देश के दुश्मनों का खात्मा करते हैं और अपने देश पर कुर्बान होने का जज्बा दिखाते हैं। असल जिंदगी में जॉन अब्राहम के विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। उनके लिए देश पहले है। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में जॉन अब्राहम ने कहा, Speaking about my country, India, I'll just use 3 words to say what I want to say. India comes first. It's simple. So where I'm talking about what my country has gone through, what my country stands for, it's important at this point of time to put your country's interests. जॉन ने ये बातें भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने के संदर्भ में कही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में सभी पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 को भारत में सिर्फ इसलिए रिलीज नहीं किया गया क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आई थीं, जिस पर काफी विवाद हुआ था। जॉन का कहना है कि फिल्म हो या क्रिकेट, हमें हमारे देश को सभी चीजों में आगे रखने की जरूरत है। हमें देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। जॉन ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए साफ शब्दों में कहा, As an artist, I would love to work with all artists. I have no problem with any artist in the world, including my neighbors. We have no problems. I don't think anybody has a problem with anybody. But just like them, for you, your country should come first. You should look out for what your country needs at this point of time, and you should be sensitive to that. You know, just to capture an audience and kind of be insecure. Oh my, this audience, that audience. Your audience, you know, be it Pakistanis, Bangladeshi, Sri Lankans, be it anywhere from anywhere in the world, they understand. They understand what an artist is going through. They understand why you need to be sensitive. I don't need to be sensitive because, oh, I'm worried about repercussions. Don't be worried about repercussions. You have to be confident about yourself. But that confidence has to come with the sense of conviction as to what you stand for. I stand for my country. That is very important. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करना पाकिस्तानी कलाकारों को हमेशा से ही पसंद रहा है,
क्योंकि यहाँ उनकी कमाई अच्छी होती है। लेकिन जब भी दो मुल्कों के बीच तनाव होता है, वो सौहार्द भुलाकर अपने मुल्क पाकिस्तान को तवज्जो देते रहे हैं। ऐसे में जॉन अब्राहम ने उन सभी पाकिस्तानी कलाकारों को आईना दिखाया है। जॉन अब्राहम ने उन भारतीयों को भी आईना दिखाया है जो पाकिस्तान की तरफदारी करते नजर आते हैं। जॉन ने फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को सलाह दी है कि हम सभी को अपने देश के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि देश हित ही सर्वोपरि है। तुषार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वह ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म वॉर 2 का हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ, आवन जावन, जिसमें वो कियारा आडवाणी के साथ एक हुक स्टेप करते नजर आ रहे हैं। ये गाना अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। फैंस और सेलिब्रिटी इस गाने पर हुक स्टेप करते हुए इंस्टा पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें अब ऋतिक रोशन की मां भी जुड़ चुकी है। पिंकी रोशन ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मां की जमकर तारीफ की है। काबिल हो चुकी है। पिंकी की उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन जिस एनर्जी और जोश के साथ वो इस हुक स्टेप पर डांस करती हुई नजर आ रही है, उसने ऋतिक को भी हैरान कर दिया है। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर इस दिल छू लेने वाले वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, आपको पता चलता है कि गाना चार्ट बस्टर है जब आपकी माँ पूरा दिन इसका हुक सीखने में बिताती है और इसे करते हुए बेहद खूबसूरत लगती है। माँ, आप कमाल की है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। इससे पहले श्रीलंका में हुए एक इवेंट में ऋतिक खुद भी आवन जावन पर थिरकते नजर आए थे। आवन जावन पर ऋतिक ने कुछ शानदार मूव्स दिखाए, जिससे वहां मौजूद लोग उत्साह से भर उठे। दर्शकों की जोरदार तालियां इस गाने के हिट होने की गवाही दे रही थी। आवन जावन पर ऋतिक के ग्लोबल डांस कैंपेन में फैंस के साथ साथ कई सेलिब्रिटी जुड़ चुके हैं। कई लोग हुक स्टेप की कॉपी करते हुए अपने वीडियोस इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें कॉमेडियन कीकू शारदा भी शामिल है। मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर और देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उनकी एक इंस्टा रील को 190 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया है, जिससे ये दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी गई इंस्टाग्राम रील बन गई है। महज 8 हफ्तों में दीपिका पादुकोण ने एक कारनामा कर दिखाया। हाल ही में दीपिका ने एक होटल ग्रुप के साथ रील शेयर की थी। इस रील में दीपिका उस होटल का प्रमोशन करती हुई नजर आ रही हैं, जो उनके इट मैटर्स वेयर यू स्टे कैंपेन का हिस्सा थी। ये रील 4 अगस्त तक 1.9 बिलियन यानी 190 करोड़ व्यूज पार कर चुकी है और इसके साथ ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखी गई रील बन गई। नजर डाल लेते हैं इस वक्त के तमाम वायरल वीडियोस पर। देखिए, अपने फायदे के लिए दूसरों को परेशान करना कभी कभी महंगा पड़ जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है, बिल्ली के सिर पर पड़े अनाज के कुछ दानों को जैसे ही एक मुर्गी चुगना शुरू करती है, बिल्ली को मुर्गी की हरकत रास नहीं आती, वो उस पर झपट पड़ती है। फिर क्या था, मुर्गी आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे। शायद ये बिल्ली आज मुर्गी को सबक सिखाने के मूड में है। अब आपको दिखाते हैं क्यूट सी बच्ची का इस बात हुआ कि बच्ची फ्रिज में रखे फलों को खाने के लिए निकालती है, लेकिन उसे आम बच्चों की तरह यूं ही नहीं खा लेती। फलों को बकायदा धोती है, काटती है, प्लेट में रखती है और फिर खाने की टेबल पर चली जाती है। टेबल पर पहुंचकर भी ये पहले मैट बिछाती है, कांटे चम्मच रखती है, अपने स्मार्ट काम कर खुश होकर ताली भी बजाती है और फिर एंजॉय करते हुए फलों को खाती है। अपने मालिक को अकेले पानी में जंप करते देखे इस डॉग से रहा नहीं गया, क्योंकि वो खुद भी नहाने का मजा उठाना चाहता है। डॉग की ऐसी चाहत देखकर मालिक पूल से बाहर आता है और अगली बार डॉग को लेकर पानी में जंप करता है। सोशल मीडिया पर पानी में डॉग की मस्ती के साथ इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
यूरोप के ज्यादातर देश गर्मी का सितम झेल रहे हैं। स्पेन के बार्सिलोना में डॉग्स फ्रेंडली वाटर पार्क बनाए गए हैं, जहां पर लोग अपने कुत्तों के साथ वाटर पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन वाटर पार्क में तमाम वो इंतजाम मौजूद है जो पेट और उनके मालिकों को गर्मी से राहत दे पाएंगे। ये वाटर पार्क डॉग्स ऑनर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं। छोटे से बड़े हर साइज के डॉग्स पूल में कर रहे हैं मौज मस्ती। कोई बॉल के लिए पानी में छलांग लगा रहा है, तो कोई आर्टिफिशियल बोन्स के पीछे भाग रहा है, तो कोई स्लाइड लगाकर खुश है। स्पेन के बार्सिलोना में तापमान आजकल भले ही 40 डिग्री के पार हो, लेकिन इन डॉग्स को तो इस गर्मी का दूर दूर तक एहसास नहीं है। ये तो अपनी मस्ती में ही चूर है। बार्सिलोना के डॉग फ्रेंडली वाटर पार्क में इन दिनों ऐसी ही भीड़ लगती है। यहाँ पर डॉग्स के लिए 2 पूल हैं, जहाँ वो अपने हर तरह के कौशल का खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पूल के किनारे बांस के कई सारे शेड्स भी बने हुए हैं, जहाँ आप अपने डॉगी के साथ आराम फरमा सकें। साथ ही साथ आइसक्रीम की व्यवस्था भी की गई है। स्पेन में जैसी गर्मी पड़ रही है, उससे इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में इस तरह की मस्ती भरी शाम अपने डॉग्स के नाम करने के लिए डॉग फ्रेंडली वाटर पार्क से बेहतरीन जगह कोई और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और देखिए, सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कूली का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। रिलीज हुए ट्रेलर में रजनीकांत और आमिर खान ने एक्शन और स्वैग का तड़का लगाते हुए फैंस का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर और साथ ही नजर डालेंगे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर। यहाँ के 14,400 कुलियों में से मुझे चाहिए वो एक कुली। उस एक कुली को पूरे मेंशन में बम लगा दे। इनकी फटके हाथ में आनी चाहिए। 30 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा। मच अवेटेड फिल्म कुली का ट्रेलर रिलीज। रजनीकांत आमिर खान ने लगाया एक्शन और स्वैग का तड़का। रिलीज हुए ट्रेलर में दिखा शानदार एक्शन। सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म कुली को लेकर काफी वक्त से बज़ बना हुआ था। वहीं अब फैंस के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। साल की मच अवेटेड फिल्म कुली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है और हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। रजनीकांत और आमिर खान पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आने वाले हैं। दोनों ट्रेलर में अपना दमदार एक्शन और स्वैग दिखाने में कामयाब भी हुए। बच्चा पैदा होने के बाद एक दमदार डायलॉग के साथ रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कुली के ट्रेलर की शुरुआत होती है। माथे पे लिखा होता है, अगर किसी आदमी को बिना ट्रेस के जला दिया जाए, इट कैन बी अ डिजास्टर। एक्शन से भरपूर इस ट्रेलर ने फैंस को रजनीकांत के किरदार देवा की एक बेहतर झलक दिखाई, जो बदले की राह पर चल रहा एक तस्कर है। आप अकेले जो है, फैमिली के बारे में आप क्या जाने? वो आपके लिए सिर्फ फ्रेंड थे, हमारे लिए पापा। सुपर। माना वो तुम्हारे। फिल्म के ट्रेलर में ड्रामा और स्टाइलिश हंगामा है, बल्कि सीटियां बजाने वाले डायलॉग्स के साथ रजनीकांत का स्वैग और नागार्जुन और आमिर खान का रोंगटे खड़े कर देने वाला खलनायकी अंदाज दर्शकों को भी भा रहा है। रिलीज हुए ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जिनमें रजनीकांत ने अपनी प्रेजेंस से जान डाली है। वहीं आमिर भी कुछ पलों में अपनी शानदार छाप छोड़ने में कामयाब हुए। ट्रेलर में इसका म्यूजिक बहुत दमदार रहा, जिसके कारण इसे देखने का मजा और भी बढ़ा है। अनिरुद्ध रविचंद्र के बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक ने ट्रेलर में एक अलग जान सी डाली है, जिससे रजनीकांत के स्वैग स्क्रीन पर और भी ज्यादा चमकता नजर आया।
इस फिल्म में 5 इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक फिल्म में देखना ऑडियंस के लिए कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। रजनीकांत की इस फिल्म का नॉर्थ इंडिया में भी जबरदस्त का क्रेज है। इसकी एक बड़ी वजह सुपरस्टार आमिर खान भी है, जिनका फिल्म में कैमियो है। फिल्म की टीम ने चेन्नई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जमकर मस्ती की। इस फिल्म में रजनीकांत, नागार्जुन, साउबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान जैसे बड़े सितारे शामिल हैं। ट्रेलर लॉन्च के बीच एक ब्रेक के दौरान फिल्म की टीम ने एक अनोखा पल बिताया। सभी ने मिलकर आमिर खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सितारे जमीन पर एक साथ देखी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में देखा जा सकता है कि श्रुति हासन, नागार्जुन, अनिरुद्ध, लोकेश कनागराज, उपेंद्र, साउबिन शाहिर और बाकी टीम आमिर के साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठे फिल्म एंजॉय कर रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस टीम ने इंस्टाग्राम पर इन फोटोज की एक सीरीज शेयर की और कैप्शन में लिखा, अगर आप कहें मूवी नाइट तो आपकी गैंग हाजिर हो जाती है। कुली के ट्रेलर लॉन्च इवेंट का एक और मौका था जिसने सभी का दिल जीत लिया। वो था जब आमिर खान रजनीकांत के पैर छूने जा रहे थे तो सुपरस्टार ने उन्हें तुरंत रोक दिया और उन्हें गले से लगा लिया। ये पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद खास और इमोशनल रहा। लोकेश कनागराज के डायरेक्शन में बनी कुली में आमिर खान दहा नाम का एक खास किरदार निभा रहे हैं। चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में 2 अगस्त को फिल्म कुली के ऑडियो लॉन्च के मौके पर उन्होंने अपनी बातों से लोगों को हंसाया, गुदगुदाया और इमोशनल भी कर दिया। रजनीकांत की कुली का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 से होगा। वॉर 2 भी 14 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। दोनों ही फिल्मों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। सही गलत पाप पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा। मैं वो बलिदान दूंगा। बॉलीवुड की फिल्म वॉर 2 में जूनियर एनटीआर साउथ स्टार के तौर पर नजर आएंगे, जबकि साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म में बॉलीवुड स्टार आमिर खान नजर आएंगे। ऐसे में दोनों ही फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश होने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात होगी कि एक्शन से भरपूर फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है। और चलिए अब बात करते हैं अनंत अंतरिक्ष की, जिसमें ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। आइए नजर डालते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी इन खबरों पर। अंतरिक्ष की सैर का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इस रोमांचक सफर में उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। 60 की उम्र में नौकरी से रिटायर होने के बाद कुछ लोग अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं अरविंदर सिंह। अरविंदर सिंह उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में ब्लू ओरिजिन के मिशन NS-34 में शामिल होकर अंतरिक्ष की सैर की है। ये हैं ट्रैवलर, पायलट और स्काई डाइवर अरविंदर सिंह बहल। अरविंदर सिंह ने 80 साल की उम्र में स्पेस की दहलीज तक पहुंचकर एक नया इतिहास रच डाला। इस मिशन में शामिल होकर उन्होंने ये साबित किया कि उम्र महज एक नंबर है। अरविंदर ने अमेरिका की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के मिशन NS-34 में शामिल होकर अंतरिक्ष की सैर की। इस मिशन में 6 लोग अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। यूं तो अरविंदर अपनी एडवेंचर और दुनिया भर की यात्राओं के लिए जाने जाते हैं, मगर अब उनकी इस लिस्ट में अंतरिक्ष भी शामिल हो गया। अरविंदर के लिए सरहदों को लांघना कोई नई बात नहीं है। अरविंदर सिंह एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी पैदाइश भारत के आगरा में हुई। 1975 में वो अमेरिका पहुंचे थे और अब वो अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अमेरिका में अलग पहचान बनाई। शुरुआत में अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू किए,
प्रोडक्ट बेचकर अमेरिकी नागरिकता हासिल की, फिर वहां रियल एस्टेट कंपनी खड़ी कर दी। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक यात्रा के बाद वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने दुनिया के सभी देशों की कम से कम एक बार यात्रा करने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। नजर डालते हैं आज की यही स्टोरी कौन सी है। रोबोटिक्स की दुनिया की जबरदस्त क्रांति अब खेल की दुनिया में दाखिल हो गई है। चीन में इससे जुड़ा एक इवेंट देखने को मिला जिसमें फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी नहीं रोबोट्स जूझते नजर आए। दरअसल ये मौका था बीजिंग में एक अनोखे फुटबॉल मुकाबले का। ये मैच इंसानों के बीच नहीं बल्कि एआई से चलने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच हुआ है। देखिए। फुटबॉल के मैदान में आपने रोनाल्डो और मेसी का जादू देखा, लेकिन अब रोबोट्स की दखल से इस खेल की सूरत बदलने वाली है। चीन के बीजिंग में एक अनोखा फुटबॉल मुकाबला खेला गया। ये मैच इंसानों के बीच नहीं बल्कि एआई से चलने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच हुआ। ये मैच दो चीनी विश्वविद्यालयों की टीमों के बीच हुआ। दोनों में 5-5 ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे। सिंघुआ विश्वविद्यालय की हेफेस्टस टीम के रोबोट रेड जर्सी में थे और वहीं शेडोंग कृषि विश्वविद्यालय की सांहाई टीम के रोबोट ब्लू रंग की जर्सी पहनकर मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे। मैच देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे थे क्योंकि ये लम्हा खास था। इंसानों की तरह रोबोट्स को बॉल के पीछे दौड़ते देख, एक दूसरे से बॉल छीनने की जद्दोजहद करते देख लोग काफी उत्साहित थे। 我们采用了模仿学习加强化学习的方法，就是先通过模仿学习，把人的动作先给机器人先看一遍，然后让机器人在仿真环境里通过数千次、数万次的迭代，让它自己能够去学习这个人的动作的精髓，然后从而能够学会像人一样带球，像。 दरअसल ये एआई रोबोट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स की तैयारी में जुटे हैं, जिसका आयोजन इसी महीने 15 अगस्त से होना है। इसमें 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी और उससे पहले तैयारियों को परखने के लिए ये मुकाबला खेला गया। जयपुर एयरपोर्ट पर एक अनोखी सी पहल की गई है। वहां पर भारत का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन बनाया गया है, जो तकनीक और प्रकृति का अनूठा सा संगम है, जिससे यात्रियों को शुद्ध हवा मिल रही है। इससे पहले यूएस के पीटर्सबर्ग हवाई अड्डे पर इस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक से बढ़कर एक फैसिलिटी। अब यात्रियों के लिए इस हवाई अड्डे पर एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है, जिससे इस हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले यात्रियों को स्वच्छ ऑक्सीजन भी मिलेगी। यानी जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओशन ट्री तकनीक शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त हवा मिल सकेगी। एक ऐसी मशीन यहाँ पे बनाई गई है जो अपने आसपास के एरिया का कार्बन डाइऑक्साइड सोख रही है और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। बहुत ही यूनिक ये मशीन है। ये अनोखी पहल इस बात की मिसाल है कि कैसे आधुनिक तकनीक और प्रकृति एक स्वस्थ भविष्य के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। जयपुर के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर ऐसी 5 मशीनें लगाई गई हैं, जो पारंपरिक एयर प्यूरिफायर से कहीं आगे जाकर CO2 अवशोषित कर सकती हैं और कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। हर यूनिट मीठे पानी के शैवाल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं और 6 विकसित पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन छोड़ती हैं। और एयरपोर्ट पे जो हमारी यूनिट लगी है, इसका वॉल्यूम है 250 लीटर और ये लगभग 6 पेड़ों के बराबर प्रतिदिन ऑक्सीजन बनाती है। जहाँ पर पेड़ खाली दिन के समय में ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ये इंडोर में रहकर 24 घंटे में किसी भी समय हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती है।
इस तकनीक में एक यूनिट को इंस्टॉल कराने में करीब 4 लाख की लागत आती है, लेकिन उसके बाद इसका खर्च काफी कम हो जाता है। बताया 6 पेड़ जिनकी उम्र, जिनकी एज 15 ईयर के आसपास हो, तो 15 साल के 6 पेड़ों के बराबर ये ऑक्सीजन करते हैं। और मैं बात करूं पर लीटर, तो पर लीटर 1 ग्राम पर डे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो से अबाउट 250 लीटर है तो 250 ग्राम्स पर डे वो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है, उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है, एक इंसान को 550 लीटर ऑक्सीजन पर डे चाहिए, उसकी 80% मतलब 480 लीटर ऑक्सीजन खाली एक यूनिट बना के देता है। और अगर मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मार्केट में मिलने वाली कमर्शियल ऑक्सीजन 20 से 50 रुपये पर लीटर के आसपास है। यहाँ पर सिर्फ 1.5 रुपीज़ पर डे में आपको ये ऑक्सीजन मिल रही है। जयपुर के स्टार्टअप ओशन लक्स CCU टेक्नोलॉजीज ने एक्वेरियम जैसी सुंदरता और बैठने की व्यवस्था के साथ इसे डिजाइन किया है, यानी स्वच्छ हवा के साथ ओशन ट्री यात्रियों के आराम को भी लग्जरियस बनाता है। अमेरिका के पिट्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद जयपुर एयरपोर्ट इस इनोवेशन को अपनाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। यही नहीं, आत्मनिर्भर होते भारत की अनोखी मिसाल भी है। जयपुर से रितम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त हो गया है लंच टाइम के खास सेगमेंट का, यानी कि आज का विचार का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और सच्ची खबरों की रोज के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।